सभी को नमस्कार। मैं विजयपाल, पीजीटी हिस्ट्री, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोड़ाई रेवाड़ी, कक्षा 11वीं के अध्याय 10 मूल निवासियों का विस्थापन भाग 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, इस पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, यूरोपियों के द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसने के कारणों को जानना। दूसरा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में जानकारी लेना। तीसरा, इन मूल निवासियों के विस्थापन के कारण एवं प्रक्रिया को समझना। और चौथा है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के पुनर्लेखन के प्रयासों को जानना। पाठ के मुख्य बिंदु। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में 2 महाद्वीपों के बारे में पढ़ना है। एक अमेरिकी महाद्वीप और दूसरा ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप। हमने अमेरिकी महाद्वीप के 6 बिंदुओं के बारे में पहले वीडियो में बात कर ली है। उससे आगे 3 पार्ट हैं, ये अमेरिकी महाद्वीप के बारे में हैं, और आगे 5 पार्ट हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के बारे में हैं। तो पहला बिंदु है गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। दूसरा, संवैधानिक अधिकार। तीसरा, बदलाव की लहर। चौथा, ऑस्ट्रेलिया की पृष्ठभूमि। पांचवा, यूरोपियनों का आगमन। छठा, आर्थिक विकास। और सातवां है बदलाव की लहर। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग का पहला बिंदु है, जिसमें हमें बात करनी है कि कैसे यूरोप के लोग अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोना मिलने की खबर से यूरोप से अमेरिका में आते हैं और यहाँ पे लगातार बसते जाते हैं। फिर यहाँ आने के बाद कैसे उद्योगों का विकास करके अमेरिका को एक विकसित महाद्वीप बनाया। यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिलते हैं। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। यह एक आपाधापी का नाम है, जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग अपनी तकदीर बदलने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे का 1885 में। उत्तरी अमेरिका में उद्योगों का विकास मुख्य रूप से 2 कारणों से हुआ। पहला, रेलवे के साजो सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके। और दूसरा, ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने पर खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। उदाहरण के लिए 1860 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था, लेकिन 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। बड़े पैमाने पर खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े बड़े इलाके साफ कर दिए गए और खेतों में बदल दिए गए। 1890 तक जंगली भैंसों का भी लगभग सफाया कर दिया गया था और एक प्रकार से शिकार वाली जीवनचर्या समाप्त हो गई थी। 1892 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार हो चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा था और कुछ ही वर्षों के भीतर अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। अब वह एक साम्राज्यवादी
शक्ति बन चुका था। संवैधानिक अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे इस भाग का दूसरा बिंदु है जिसमें हमें जानना है कि कैसे आबादकारों ने, जो यूरोप से अमेरिका में आकर बसे थे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एकजुट होकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अपने लिए एक अधिकारों वाला संविधान बना लिया। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में जिस लोकतांत्रिक भावना की एकजुटता दिखाई, वही भावना पूरी दुनिया में राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को भी नहीं थी। लेकिन ये लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। इसमें मूल निवासियों या गैर गोरों के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। बदलाव की लहर। प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग का तीसरा बिंदु है जिसमें हमें ये देखना है कि कैसे 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से मूल निवासियों की समस्याओं के बारे में उत्तरी अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उनकी समस्याओं पर गौर करना शुरू किया जाता है और कैसे फिर अंततः उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ था। सबसे पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में संपन्न एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ जिसका टाइटल था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें रिजर्वेशंस में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण यानी कि करुण चित्र प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद गोरे अमेरिकियों के मन में इन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी, जिन्हें अपनी संस्कृति को निभाने से रोका गया था और साथ ही नागरिकता के अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। मूल निवासियों से संबंधित अगली महत्वपूर्ण घटना थी 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशंस में मूल निवासियों को ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए जो विशेष प्रावधान कर रखे थे उनको ख़त्म करने के लिए इस उम्मीद से विचार किया कि वे यानी कि मूल निवासी मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। लेकिन मूल बाशिंदों ने ऐसा करने से मना कर दिया। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएंगी। कुछ ऐसी ही चीज़ें कनाडा में भी हुई थी। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शनों और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों
और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई। दोनों देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है और ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया पृष्ठभूमि। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे पाठ का चौथा बिंदु है। अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का एक लंबा इतिहास रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले 40,000 साल पहले से लोग इससे जुड़े एक क्षेत्र न्यू गिनी से यहाँ पर लोग आए थे। हालांकि मूल निवासियों की अपनी परंपरा के अनुसार वे हमेशा से ही यहीं रहते थे और बीती सदियां स्वप्नकाल कही जाती थी। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी। इसमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता है जिसे टोरस स्ट्रेट टापुवासी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, जहाँ 1770 ईस्वी में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। यूरोपियनों का आगमन। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे भाग का 5वां बिंदु है, जिसमें हमें यह जानना है कि कैसे यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और यहाँ पे लगातार बसते चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियों के बसने की कहानी अमेरिका से लगभग 300 साल बाद शुरू हुई। मूल निवासियों के साथ मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण हैं। लेकिन जब कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई, जो ऑस्ट्रेलिया में न होकर अमेरिका के हवाई क्षेत्र में थी, तब यूरोपियनों का उनके प्रति रवैया बिल्कुल उलट गया था। हालांकि ये एक प्रकार से एक ऐसी घटना है जिसे औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा दूसरे लोगों यानी कि अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के लोगों पर किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए की जाती रही हैं। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बाशिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। वे इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान कीटाणुओं के असर से अपनी ज़मीन खोते जाने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बासिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे और उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई थी। अपने क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न किसी अनजान इलाके में बिना किसी सहारे के जीवन यापन करने के लिए उन्होंने यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बसे यूरोपीय लोगों ने खेती के लिए गई ज़मीन से मूल निवासियों को निकाल बाहर करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। आर्थिक विकास।
प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग का अगला बिंदु है जिसमें हमें यह देखना है कि कैसे यूरोप से आए लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे उपजाऊ भूमि में बदलकर एक शक्तिशाली और औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र बना दिया। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना विविधतापूर्ण नहीं था। यहाँ भेड़ों के विशाल फार्म और खाने तथा मदिरा बनाने के लिए अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई थी। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए वूल, व्हीट और गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया था। हालांकि आखिर में उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है जिसका अर्थ है सभा स्थल। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालत में खेतों में काम करते थे कि उसका दास प्रथा से अंतर बहुत कम रह जाता था। हालांकि बाद में चीनी आप्रवासियों से सस्ता श्रम मुहैया करवाया गया था, लेकिन बाद में उन पर बढ़ती निर्भरता से जनबी घबराहट के कारण इन देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1974 तक लोगों के मन में यह भय घर कर गया कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरी रंगत वाले लोग बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई, बदलाव की लहर। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे इस भाग का अंतिम बिंदु है जिसमें हमें यह देखना है कि कैसे 1968 के बाद ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में इतिहासकारों और लोगों के विचार बदलते हैं और धीरे धीरे इन मूल निवासियों को मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। 1968 में एक मानव शास्त्री W.E.H. स्टेनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, अर्थात महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। यह चुप्पी इतिहासकारों के बारे में थी। 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था और वह भंडार सराहने, आदर और अभिलेखन के योग्य था। हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक वाई वारंट वी टोल्ड, अर्थात हमें बताया क्यों नहीं गया, में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस तरीके की निंदा की है जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी। बाद में मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापनाएं हुई। कला दीर्घाओं अर्थात आर्ट गैलरीज में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। देसी संस्कृति की समझ वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह बनाई गई और मूल निवासियों ने
अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू किया। 1974 से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही है, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के आप्रवासियों की तरह तरह की संस्कृतियों को समान आदर दिया है। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। सरकार हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। इसका मतलब था जो किसी की नहीं है। इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले अर्थात मूल निवासी यूरोपीय बच्चों का एक लंबा और तनावपूर्ण इतिहास भी है। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण तहकीकातें शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का ज़मीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और उसका आदर किया जाना चाहिए। दूसरा, पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं को पढ़ने के बाद आइए पाठ की दोहराई करते हैं। हमने पढ़ा है कि अमेरिका में गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि कैसे हुई है, इसके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त की है। तीसरा, अमेरिका में मूल निवासियों के प्रति बदलाव की लहर को जाना है। चौथा, ऑस्ट्रेलिया की पृष्ठभूमि को समझा है। पांचवा, ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों के आगमन को जाना है। छठा, ऑस्ट्रेलिया में हुए आर्थिक विकास को समझा है। और सातवां, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के प्रति बदलाव की लहर को जाना है। गृह कार्य या होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं को पढ़ने के बाद और पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, गोल्ड रश से आप क्या समझते हैं? यह कब और कैसे शुरू हुआ? दूसरा, अमेरिका 1890 तक एक औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था, कैसे? तीसरा प्रश्न, उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनसे अमेरिका में मूल निवासियों के प्रति बदलाव की लहर आई। चौथा, ऑस्ट्रेलिया की पृष्ठभूमि अमेरिका से किस प्रकार भिन्न है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के अपराधियों ने विकसित किया है, अपने विचार लिखिए। और अंतिम प्रश्न, मूल निवासियों के प्रति बदलाव की लहर ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार शुरू हुई? प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ अर्थात मूल निवासियों का विस्थापन, इसके दो भाग बनाए हैं और दोनों भाग में काफ़ी डिटेल्ड में सभी टॉपिकों की चर्चा की है, साथ में दोहराई भी की है और आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न भी दिए हैं। उम्मीद है
आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ दोनों वीडियो को एक बार दोबारा से सुनिए और प्रश्नों को, टॉपिक को और कंप्लीट चैप्टर को समझने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।